हेलो दोस्तों, मास्टर वर्ल्ड स्टार में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी को आगे बढ़ाते हुए इसमें उप प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और उप अध्यक्ष जो होते हैं और बहुत सारे लोगों के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहला पार्ट आज होगा और अगला पार्ट कल हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है? तो भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री का पद नहीं है। ठीक है। भारत का उप प्रधानमंत्री भारत सरकार की कैबिनेट का एक सदस्य होता है। यह पद संवैधानिक पद नहीं है और प्रायः अपने आप में कोई विशिष्ट शक्ति नहीं रखता। सामान्यतः उप प्रधानमंत्री कोई अन्य महत्वपूर्ण विभाग भी रखता है, जैसे गृह मंत्री, वित्त मंत्री। इस पद का उपयोग प्रायः सरकार द्वारा राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है, क्योंकि संविधान ने प्रधानमंत्री को समानों में प्रथम कहा है, अतः शक्ति संतुलन हेतु। देखिए, उप प्रधानमंत्री का जो है ये हमारे भारत के संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन आपसी मतभेद ना हो। कभी कभी ऐसा होता है कि एक शक्ति वाले किसी पार्टी में दो व्यक्ति होते हैं जिनके पास समान शक्तियाँ होती हैं, समान हक रखते हैं वो। तो ऐसे में दोनों प्रधानमंत्री के दावेदार हो जाते हैं। तो ऐसे टाइम में एक को प्रधानमंत्री और दूसरे को उप प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। लेकिन जो उप प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री है ही, उसके अंदर में सब कुछ है। लेकिन जो उप प्रधानमंत्री होते हैं उनको कैबिनेट मंत्री का स्तर दर्जा दिया दिया जाता है। अब वो या तो गृह मंत्री होंगे, या फिर रक्षा मंत्री होंगे, या फिर वित्त मंत्री होंगे। मतलब कोई भी उनको एक मंत्रालय दे दिया जाता है, बड़ा मंत्रालय। ठीक है, जिससे वो भी खुश रहें और उप प्रधानमंत्री का पद भी उनका बना रहे। अगला देखते हैं, उप प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था राष्ट्र में के हित में है, राष्ट्र के हित में नहीं है, प्रधानमंत्री के हित में नहीं है, राजनीतिक व्यवस्था को कमजोर करती है, राजनीतिक व्यवस्था को सुदृढ़ करती है। तो राजनीतिक व्यवस्था को कमजोर करती है। ठीक है, ऑप्शन सी। क्योंकि दोनों प्रधानमंत्री में आपस में मतभेद भी हो सकता है और किसी को चीज को लेकर विवाद भी पैदा हो सकता है, जिसकी वजह से कानूनी व्यवस्था जो है वो गड़बड़ बन सकती है, इसलिए इसको कमजोर बनाती है। भारतीय परिस्थिति में उप प्रधानमंत्री का मुख्य सहायक होता है, प्रतियोगी होता है, साथी होता है या मार्गदर्शक होता है। तो ये होता है प्रतियोगी होता है। मैंने बताया ना कि किसी भी एक पद के लिए दो लोग दावेदार हो गए तो उनमें से एक को प्रधानमंत्री और एक को उप प्रधानमंत्री बना दिए जाते हैं। अगला है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो हम लोग जानते हैं भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल जी थे, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, और उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल थे। इनके पास एक मंत्रालय भी था, गृह मंत्रालय, दोनों थे। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान दो दो उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए थे? तो दो दो, जिससे कि दो तीन लोग हो गए थे दावेदार। तो उसमें मोरारजी देसाई के शासनकाल में दो लोग हो गए थे। 1977 में सत्ता में आई मोरारजी देसाई सरकार में दो उप प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम जी थे को बनाया गया था। 1977 से 1979 के दौरान भारत के उप प्रधानमंत्री रहे। तो 1977 से 1979 के दौरान भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम, जो अभी हमने पढ़ा है पीछे। संवैधानिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो उप प्रधानमंत्री निम्न में से किसके समक्ष होता है? तो संवैधानिक दृष्टि से उप प्रधानमंत्री किसके समक्ष होता है? तो ये होता है कैबिनेट मंत्री के बराबर, क्योंकि इनके पास कोई ना कोई एक मंत्रालय होता है, या तो गृह मंत्रालय होगा, या तो रक्षा मंत्रालय होगा, या तो वित्त मंत्रालय होगा, या भी ऐसे कोई बड़े मंत्रालय इनको दिया जाएगा। अब तक कितने व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री बन चुके हैं? तो अब तक जो है कुल 7 व्यक्तियों को बनाया जा चुका है। भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री पद की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके बावजूद समय समय पर इस पद की व्यवस्था की जाती है। इस पद का अब तक 7 सृजित किया गया है। सबसे पहले वल्लभ भाई पटेल थे, उसके बाद मोरारजी देसाई बने, उसके बाद जगजीवन राम जी बने, उसके बाद चौधरी चरण सिंह जी बने, उसके बाद वाई चौहान बने, उसके बाद चौधरी देवीलाल जी बने, फिर चौधरी देवीलाल जी के बाद लाल कृष्ण आडवाणी बने।
जो लाल कृष्ण आडवाणी जी जब बने थे तो प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, क्योंकि वो भी प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, इसलिए इनको उप प्रधानमंत्री बना दिया गया था। उप प्रधानमंत्री के पद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्ण सत्य है? मतलब पूरी तरह सत्य है, कौन सा है? मतलब 3 गलत है, 1 सही है। संविधान के उप प्रधानमंत्री का पद प्रावधान नहीं है। संविधान में उप प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान नहीं है। दूसरा है, संविधान में उप प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान नहीं है, परंतु संवैधानिक मान्यता है। अगला है, संविधान के उप प्रधानमंत्री का पद प्रावधान नहीं है, न ही संवैधानिक मान्यता है। और चौथा है, संविधान में उप प्रधानमंत्री का प्रावधान नहीं है। देखिए, संविधान में उप प्रधानमंत्री का प्रावधान तो नहीं है, ये तो कन्फर्म है, लेकिन संवैधानिक रूप से उसकी मान्यता है कि नहीं है, तो इस संवैधानिक रूप से इसकी मान्यता भी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है सी है, लेकिन इसको जबरदस्ती रख दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? तो उप प्रधानमंत्री अभी हमने पढ़ा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, चौधरी चरण सिंह भी जी थे, लेकिन बीडी जो जत्ती हैं ये नहीं थे। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ये उपराष्ट्रपति थे, ठीक है, बीडी जत्ती जी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान मोरारजी देसाई भारत की उप प्रधानमंत्री बने थे? तो मोरारजी देसाई जो बने थे 1967 से लेकर 1969 तक। अगला है, लोकसभा में विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए उसके दल के सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या से कितनी प्रतिशत होनी चाहिए? तो कम से कम 10% तो होनी चाहिए, क्योंकि पिछले 10 साल से लोकसभा में कोई विपक्षी दल का नेता नहीं था। अभी तक कांग्रेस ने 10% से ज़्यादा सीट हासिल कर लिया है, तो अब कांग्रेस के नेता जो है राहुल गांधी, वो विपक्ष के नेता बन चुके हैं। अगला है, लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को निम्नलिखित में से किसके समान सुविधा और मान्यता प्रदान की जाती है? तो ये सुविधा और मान्यता जो है कैबिनेट मंत्री के द्वारा के बराबर प्रदान की जाती है। ठीक है, अगला है, लोकसभा का विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता थे, मतलब पहले जो विरोधी दल के नेता प्राप्त थे वो थे राम सुभग सिंह। राम सुभग सिंह एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इन्होंने कहा कि 3 और 4 में एक सदस्य के रूप में सेवा की लोकसभा के लिए विक्रमगंज और बक्सर में बिहार के राज्य भारत में क्रमशः 1962 से 1967 में और 1969 में कांग्रेस पार्टी में विभाजन के बाद वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ रहे। अगला है, राज्यसभा में विपक्ष का नेता कौन होता है? कौन था राज्यसभा में विपक्ष का नेता? कौन था? तो ये पहले, ये शुरू की बात है, कौन था? तो ये कमलापति त्रिपाठी जी थे। राज्यसभा में विपक्ष के नेता कमलापति त्रिपाठी थे पहले राज्यसभा के में। ठीक है, किस व्यक्ति को सर्वप्रथम 1977 विपक्षी दल नेता के रूप में मान्यता मिली तथा कैबिनेट मंत्री के समान वेतन आदि दिया गया? 1977 के बारे में दिया है, तो यहाँ पे था सीएम स्टीफन नहीं थे, ये थे वाईवी चौहान। ठीक है, वाईवी चौहान थे जो कैबिनेट मंत्री के स्तर के थे 1977 में। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा में विरोधी दल के नेता पद पर कभी नहीं रहे? तो विरोधी दल के नेता पर पद पर आडवाणी जी थे, इंदिरा गांधी जी थी, अटल बिहारी वाजपेयी थी, लेकिन मनमोहन सिंह जी थे, ये नहीं थे। ये जब प्रधानमंत्री बने थे तो ये तो उसे आरबीआई के गवर्नर रह चुके थे। ठीक है, और उसके बाद ये राज्यसभा में भी सदस्य थे। जब ये प्रधानमंत्री बने थे तो ये राज्यसभा के सदस्य थे, ये लोकसभा में नहीं बैठते थे। अगला है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा का जब अध्यक्ष का चुनाव करता है कौन? लोकसभा के सदस्य ही करते हैं ना, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, लोकसभा के सदस्य। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कौन करता है? संसद के सभी सदस्य क्यों करेंगे? राज्यसभा में तो आएंगे नहीं। लोकसभा के सभी सदस्य संसद के द्वारा होगा, तो जी हाँ, लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा होगा। अगला है, लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष जिसे प्रोटेम स्पीकर कहते हैं किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है?
तो प्रोटेम स्पीकर के बारे में मैं आपको पहले बता देता हूँ। इसके बारे में मैंने आपको पहले क्लास में बता भी चुका है कि प्रोटेम स्पीकर वो होता है जैसे कोई सरकार का कार्यकाल खत्म हो गया या कोई सरकार गिर गई, अब चुनाव हो रहा है। तो अब चुनाव जब होगा, चुनाव होने के बाद कोई पार्टी बनेगी, तो उसकी जो पहली बैठक होगी तो उस बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो उसके लिए राष्ट्रपति एक प्रोटेम स्पीकर को चुनते हैं जो सबसे वरिष्ठ नेता होते हैं और काफी उनके पास अनुभव होता है, उनको चुना जाता है राष्ट्रपति के द्वारा प्रोटेम स्पीकर। उसके बाद जब लोकसभा में सबको शपथ दे दिया जाता है, जब लोकसभा का कार्यकाल शुरू हो जाता है, उसके बाद लोकसभा के जो लोग हैं वो अपना स्पीकर चुनते हैं। फिर प्रोटेम स्पीकर जो है वो अपना पदभार लोकसभा स्पीकर को देकर वहाँ पे से अपना इस्तीफा दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष, इसे प्रोटेम स्पीकर कहते हैं, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है अभी मैंने बताया, तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, लोकसभा अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन से किस रूप में शपथ लेता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष के रूप में कोई स्पेशल शपथ नहीं दिलाया जाती कि मैं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में शपथ लेता हूँ, नहीं नहीं, वो आम सदस्य जिससे लोकसभा के अध्यक्ष शपथ लेते हैं ना, ये वो भी वैसे ही शपथ लेते हैं। इसलिए क्योंकि जब ये शपथ ले रहे होते हैं उस समय भारत प्रोटेम स्पीकर को रखे हुए होते हैं, जिनके शपथ लेने के बाद फिर अध्यक्ष का चुनाव होता है। इसलिए इनका शपथ के बारे में कोई इनका खास स्पेशल नहीं रखा गया कि लोकसभा के पद के रूप में स्पेशल शपथ लेंगे ये। लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ ग्रहण कौन कराता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष हो या संसद के किसी भी कोई भी हो, इनको राष्ट्रपति ही शपथ दिलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ है तो शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ यहाँ पे अध्यक्ष के बारे में है ना, तो नॉर्मल जैसे सांसद है सबके बारे में लेंगे तो यहाँ पे शपथ की ग्रहण की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे संसद के सदस्य होएगा तो यहाँ पे उनको संसद की शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है, आम चुनाव के बाद अल्पकालीन अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है लोकसभा द्वारा निर्वाचित किया गया, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किया गया, लोकसभा का ज्येष्ठ सदस्य होता है। लोकसभा का जो ज्येष्ठ सदस्य होता है वही प्रोटेम स्पीकर बनता है। अल्पकालीन अध्यक्ष वही प्रोटेम स्पीकर को कहा जाता है। मैंने कहा ना, जो सबसे ज्येष्ठ, जो सबसे श्रेष्ठ होता है, जो सबसे इस जिसके पास सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, वही जो वरिष्ठ होते हैं वही बनते हैं। जो सदस्य लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वो होते हैं पार्लियामेंट के, मंत्रिमंडल के, राज्यसभा के या लोकसभा के। तो लोकसभा का चुनाव सिर्फ लोकसभा के लोग ही करते हैं, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला है, लोकसभा अध्यक्ष अपना पद कब खाली करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष जब अपना पद तभी खाली करेंगे जब अगली लोकसभा की गठन हो जाएगी। ठीक है, तो उसके गठन के बाद वो अपना पद खाली कर देंगे, उसके बाद राष्ट्रपति आएंगे, वो अपना प्रोटेम स्पीकर बैठाएंगे। प्रोटेम स्पीकर तब तक रहेंगे जब तक फिर लोकसभा अपनी नई स्पीकर नहीं चुन लेती। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना जो त्यागपत्र है वो उप अध्यक्ष को देंगे। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति को नहीं, राष्ट्रपति को नहीं, प्रधानमंत्री को नहीं, लोकसभा उपाध्यक्ष को। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? इनको सामान्य बहुमत से हटाया जा सकता है। ठीक है, साधारण बहुमत से इनको हटाया जा सकता है। अगला है, लोकसभा अध्यक्ष को प्रतिमाह वेतन के रूप में कितना दिया जाता है? तो 4 लाख दिया जाता है अभी, जिसमें 24% बढ़ गया है। लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन इसमें सही है? वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष का राष्ट्रपति से कोई मतलब है नहीं। यदि वह निर्वाचन के समय सदन का सदस्य न हो तो वह 6 माह के अंदर संसद का सदस्य बन सकता है, या ऐसा कोई बात है नहीं। जो लोकसभा से चुन के जाते हैं वही चुने जाते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। यदि सामान्य अवधि से पूर्व सदन को भंग कर दिया जाए तो उन्हें अपना पद छोड़ना होगा, ऐसा भी बात नहीं है। वो तब तक रहते हैं जब तक लोकसभा का अगला सदस्य प्रोटेम स्पीकर मतलब अगला चुनाव नहीं हो जाता। और चौथा है, यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को दे सकते हैं। हाँ, तो ऑप्शन डी ही सही है, बाकी कोई सही नहीं है। अगला है, निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? तो जो निर्णायक मत देने का अधिकार है ना, वो लोकसभा अध्यक्ष को है। मतलब कभी ऐसा हुआ कि लोकसभा में किसी मुद्दे पे चुनाव हुआ और 50-50 हो गया, बराबर बराबर, मतलब जितने चुनाव पक्ष में पड़े उतने विपक्ष में पड़ गए। तो अब इसको एक
चुनाव, एक वोट जो है वो फैसला करने के लिए अगर होगा, कोई एक वोट अगर दे दिए तो उसको उसका फैसला हो जाएगा, तो वो करेंगे लोकसभा के अध्यक्ष, चाहे वो अपने किसी के भी पक्ष में दे सकते हैं, वो सत्ता पक्ष में भी दे सकते हैं, विपक्ष के पक्ष में भी दे सकते हैं। अगला देखते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष को सामान्य परिस्थिति में मत देने का अधिकार नहीं है, केवल टाई रहने पर मत देने का अधिकार है। जब भी टाई हो जाए, बराबर हो जाए, तब उनको मत देने का अधिकार है। अगला है, लोकसभा का अध्यक्ष किसको संबोधित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा। तो लोकसभा का अध्यक्ष किसको संबंधित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा, तो अपने राष्ट्रपति को अपना पद त्याग देंगे नहीं, प्रधानमंत्री को भी नहीं, तो उपराष्ट्रपति को भी नहीं, तो किसको देंगे, उपाध्यक्ष को। ठीक है। अगला है, यदि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त होते हैं तो सदन की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। ये बहुत एक मस्त क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं होगा। हम तो ये जानते हैं कि राष्ट्रपति नहीं हो और जब उपराष्ट्रपति नहीं हो तो उनका भार कौन संभालेगा, लेकिन हम ये नहीं जानते कि जब लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जब ये दोनों ना हो तो इनका कार्यकाल कौन संभालेगा। तो इनका कार्यकाल सदन द्वारा अनुमोदित चेयरपर्सन के पैनल के प्रथम सदस्य को चुना जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो सी हमारा है यही होगा। अगला है, लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अधीन है। किसके अधीन है, तो गृह मंत्रालय के, संसदीय मंत्रालय के, प्रधानमंत्री कार्यालय या लोकसभा अध्यक्ष के। तो ये लोकसभा अध्यक्ष के है, लोकसभा सचिवालय जो है वो लोकसभा अध्यक्ष के अंदर में आता है। संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। देखिए, संयुक्त अध्यक्षता कौन करता है, जब भी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता की बात आएगी ना, तो अध्यक्षता कौन करेंगे, वो लोकसभा के स्पीकर करेंगे, लेकिन इनको बुलाता कौन है, तो बुलाएंगे राष्ट्रपति। तो यहाँ पे ध्यान देना है, अध्यक्षता कौन करता है। ठीक, तो कौन करता है मतलब तो लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे, लेकिन यहाँ पे होता है कौन बुलाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राष्ट्रपति होता। ठीक है, तो ऑप्शन से हमारा डी हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से। अगला है, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है। देखिए, धन विधेयक में लोकसभा का मेन रोल होता है। धन विधेयक में राष्ट्रपति इसको साइन करने से मना नहीं कर सकते, क्योंकि पहले ही राष्ट्रपति से इसको परमिशन ले ली जाती है, और धन विधेयक जो है उसे राज्यसभा है वो उसे निरस्त नहीं कर सकता, 14 दिन तक के लिए बस रोक सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। और इसी कोई भी धन विधेयक है या नहीं, इसके बारे में जो फैसला करेगा वो लोकसभा अध्यक्ष ही करेंगे। ठीक है। निम्नलिखित में से समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है। समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है। प्राक्कलन समिति का, लोकलेखा समिति का, नियम समिति का। देखिए, नियम समिति का जो होता है ना, इसके अध्यक्ष जो होते हैं लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। प्राक्कलन समिति, लोकलेखा समिति और विशेषाधिकार समिति के नहीं। अगला है, लोकसभा में गणपूर्ति कोरम पूरा करने होने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष क्या कर सकते हैं। मतलब गणपूर्ति मतलब लोकसभा में सभी सदस्यों का अगर 1/10 सदस्य नहीं आए वहां पे, तो अब लोकसभा के अध्यक्ष क्या करेंगे, या तो सदन का स्थगन कर सकते हैं या तो निलंबन कर सकते हैं, दोनों जो भी मन का दिल करे वो कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला है, लोकसभा के महासचिव को नियुक्त कौन करता है। तो लोकसभा के जो महासचिव होते हैं उनको अध्यक्ष अभी अपना नियुक्त करते हैं। ठीक है, कि आप लोकसभा के महासचिव रहेंगे। अगला है, संसद के संयुक्त अधिवेशन में किसी विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार किसे है। तो संसद के किसी अधिवेशन में निर्णायक मत देना हो तो लोकसभा के अध्यक्ष ही देते हैं। ठीक है, उसके आगे हम देखते हैं अगला, इसका निर्णय कौन करता है कि कोई विधेयक वित्तीय विधेयक या धन विधेयक है या नहीं। तो लोकसभा के स्पीकर ही करते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगला है, किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष देते हैं। लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष सचिव पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है। तो लोकसभा का जो सचिवालय है वो लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में ही के नियंत्रण में काम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा अध्यक्ष के अधिकारों में नहीं है। तो लोकसभा के अध्यक्ष के अधिकार में वह निश्चय करता है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। हाँ, ये बिल्कुल सही है,
लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। सदन की कार्यवाही व प्रक्रिया का कार्य संचालन करते हैं लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। वाद विवाद एवं मतदान में भाग, मतदान में वाद विवाद तो ठीक है, लेकिन मतदान में भाग कौन लेगा? अब वाद विवाद जब होगा तो सुप्रीम कोर्ट देखेगा उसको ना। अब मतदान में भाग कौन लेगा? मतदान में भाग तब ले सकते हैं जब टाई हो जाए। तो ऑप्शन सी ही जो है यही गलत है। सदन की समितियों में सदस्यों की नियुक्ति करना बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी जो है यही गलत है, बाकी तीनों सही है। अगला है, संसद में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? तो अध्यक्ष ही देते हैं इसका, ठीक है। भारत में लोकसभा अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है, चयनित किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है या नियुक्त किया जाता है? तो मनोनीत मतलब राष्ट्रपति इनको चुन के भेजते हैं, मनोनीत करते हैं इनको, वो होते हैं। ये चयन करते हैं कि भाई इतने लोग में से ऐसा है कि आप उठ जाओ, आप बन जाओ, ऐसा तो होता नहीं है। चयनित ये भी नहीं होता। निर्वाचित किए जाते हैं, वोट पड़ते हैं, ठीक है। तो लोकसभा अध्यक्ष के लिए वोट पड़ते थे, निर्वाचित पड़ते हैं, भाई हमारे तरफ से ये सब अपने अपना मत देते हैं। तो जिसके पास जिसपे सबसे ज्यादा मत पड़ता है वो निर्वाचित किए जाते हैं। नियुक्त तो करते करेगा नहीं, राष्ट्रपति आएगा नियुक्त करेंगे, चलो भाई आ जाओ बन जाओ, ऐसा तो है नहीं। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन हटाया जा सकता है? तो लोकसभा के उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत की जरूरत नहीं है। लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित किया जा सकता है। मतलब बहुमत का मतलब होता है आधे से एक ज्यादा, कम से कम आधे से एक ज्यादा। अगर इनके विपक्ष में वोट दे दिए तो लोकसभा के अध्यक्ष हट जाएंगे। और स्पेशल जब भी बहुमत होता है ना, जब, तो वहां पे दो तिहाई बहुमत लाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? देखिए क्वेश्चन आ गया ना, कौन बुलाता है, यहाँ पे ध्यान देना है ये बात। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है? और लोकसभा अध्यक्ष। तो ये कंफ्यूजन देखिए, ये नहीं कि लोकसभा अध्यक्ष देख मार के चले गए, यहाँ पे राष्ट्रपति होगा। ये चीज ध्यान देना है। बुलाता कौन है, अध्यक्षता करता कौन है, ये चीज ध्यान देना है। प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो प्रथम जो लोकसभा के स्पीकर हुए थे वो जीवी मावलंकर हुए थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर ही थे। अगला देखते हैं हम लोग, भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था? तो भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति हुए थे जिन्होंने अपना लोकसभा का अध्यक्ष भी संभाला था, वो थे नीलम संजीव रेड्डी जी, ठीक है। जो 26 मार्च 1977 को नीलम संजीव रेड्डी का सर्वसम्मति से लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया था इनको। प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वो जीवी मावलंकर ही थे, ठीक है। 1962 में इनके खिलाफ लाया गया था। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर 2 अवधि के लिए निर्वाचित नहीं हुए? तो जीएमसी बाल योगी, ये 2 बार निर्वाचित हुए थे। एन संजीव रेड्डी, ये भी हुए थे 2 बार। और बलराम जाधव, ये भी 2 राम हुए हैं। बलिराम जगत जी है, ये 2 बार नहीं, ये बहुत सिर्फ 14 महीने के लिए हुए थे, ठीक है। तो ये बहुत कम समय के लिए होते, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था और आज भी इनको अच्छे नाम से याद किया जाता है। कम, ऐसा नहीं कहा जाता कि कम जियो लेकिन खुल के जियो, तो इन्होंने वैसे ही किया, कम काम किया लेकिन खुलकर काम किया था। काफी महत्वपूर्ण अच्छे काम किए थे। लोकसभा के पिता के रूप में माना जाता है, तो पिता उसे ही कहा जाता है जिसने उसकी शुरुआत की होती है, पहले होते हैं, तो वो लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे, तो वो पिता के रूप में भी नहीं माना जाता है। अगला है, ब्रिटिश परंपराओं के अनुरूप किस लोकसभा अध्यक्ष के सर्वप्रथम अपने दल की सदस्यता त्याग दी थी? तो अपने सद की सदस्य जो दी, अपनी पद की सदस्यता जो त्यागने वाले थे वो नीलम संजीव रेड्डी जी थे, ठीक है। क्योंकि वो राष्ट्रपति पद के लिए चुन लिए गए थे, इसलिए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देकर राष्ट्रपति बन गए थे वो। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? हाँ, ये क्वेश्चन समझ लीजिए 1 करोड़ वाला सवाल है ये, जल्दी ये क्वेश्चन पूछता नहीं है, और जब पूछेगा तो हिला देगा। क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष सबको पता है कि पहले अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलंकर थे, लेकिन पहले उपाध्यक्ष कौन थे ये बताना बहुत 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 मुश्किल है, ठीक है। तो ये थे अनंत शयनम आयंगर, ठीक है। तो ऑप्शन, नाम भी ऐसा है कि याद करने में एक सेमेस्टर निकल जाएगा। अनंत शयनम आयंगर जो थे ये पहले लोकसभा उपाध्यक्ष थे। अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर, और उपाध्यक्ष अनंत शयनम आयंगर थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरे लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे।
तो पहले जो जीवी मावलंकर थे उनके उपाध्यक्ष ये थे, और दूसरे अध्यक्ष बन गए थे ये अनंत शयनम अय्यंगार। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं रहे? तो लोकसभा के अध्यक्ष इनमें से कौन कभी नहीं रहे थे? तो के वी सुंदरम ये नहीं थे, जी एस ढिल्लो ये थे, बलराम जगत जी थे, और हुकुम सिंह, ये तीनों थे, लेकिन ये जो है वो के वी के सुंदरम नहीं थे। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। निम्नलिखित लोकसभा अध्यक्ष में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? तो सबसे लंबा कार्यकाल किसी का रहा है? तो इनमें से बलराम यादव जी का रहा है। ये लगभग 10 साल तक अपना कार्यकाल किए हैं। ठीक है। और पहले इस सबसे लंबा इनका था। दूसरे नंबर पे अभी जो है लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी, इनका है। ठीक है। और तीसरे नंबर पे आते हैं वो नाम याद नहीं आ रहा है, चलिए। तो पहले नंबर पे बलराम यादव जी हैं, दूसरे नंबर पे अभी जो वर्तमान में ओम बिरला जी हैं। ये 2019 से लेकर अब तक ये बने हुए हैं, लगभग 9 साल हो गया इनको, सॉरी 6 साल हो गया लगभग इनको लगातार स्पीकर बने हुए। अगला है, अपने पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। अपने पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले पहले लोकसभा अध्यक्ष थे, तो ये पहले थे जीएससी बाल योगी। ठीक है, जीएससी बाल योगी, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला है, यदि लोकसभा में मत विभाजन के दौरान पक्ष और विपक्ष में बराबर मत पड़ने और इस स्थिति में कैसे निर्णय किया जाए, तो अपना पुनः मत तो क्या कौन करेगा इसका निर्णय? तो इसका जो निर्णय है लोकसभा अध्यक्ष इस स्थिति में अपना निर्णायक मत देंगे। मैंने बताया कि जब भी टाई हो जाता है, बराबर बराबर हो जाता है, 50-50 हो जाएगा, तो यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष जो है वो अपना एक मत देकर किसी को जिता भी सकते हैं और किसी को हरा भी सकते हैं, इतना पावर रखते हैं। उसके बाद देखते हैं हम अगला अपना, लोकसभा का अध्यक्ष सदन में विधेयक या संकल्प पारित होने की प्रक्रिया के दौरान क्या मतदान करता है? तो ये होता है किसी प्रश्न पर पक्ष एवं विपक्ष में समान मतों की स्थिति में निर्णायक मत। ठीक है, तो ये लोकसभा अध्यक्ष ऐसा करते हैं। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की अनुपस्थित में सदन का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए अध्यक्ष द्वारा कितने सभापतियों की एक समावली तैयार की जाती है? तो अध्यक्ष जो है वो सभापति जो बनाते हैं वो 6 सभापति के एक समावली तैयार करते हैं, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला है, भारत में लोकसभा अध्यक्ष पद की स्थिति निम्न में से किसके समान है? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है ना, वो जानते हैं कि भारत की जो संसदीय व्यवस्था है वो इंग्लैंड से ली गई है। तो भारत का जो भी इंग्लैंड अध्यक्ष है उसकी स्थिति है वो इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह होता है। ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स की तरह। अगला है, लोकसभा के विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? तो किसी दल के नेता के रूप में मान्यता दी जाती है, तो किसे दी जाती है? लोकसभा अध्यक्ष को। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? तो इसके पदेन महासचिव होते हैं लोकसभा के महासचिव। अगला है, लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा भेज सकते हैं, मतलब लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनको अपना इस्तीफा देना हो तो किसको देंगे? वो अपना उपाध्यक्ष को जाकर अपना इस्तीफा दे देंगे कि लो भाई पकड़ो हम जा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? तो प्रथम जनजातीय लोकसभा जो अध्यक्ष थे वो थे पी.ए. संगमा। ठीक है, ये जनजाति के लोकसभा अध्यक्ष थे पहले, पी.ए. संगमा थे, जो 8वें बार लोकसभा के बने थे, लोकसभा अध्यक्ष बने थे 8वें नंबर पे। भारतीय संसद की लोक समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? तो लोकसभा को मनोनीत करेगा इनको लोकसभा का अध्यक्ष ही जो है लोकसभा समिति के अध्यक्ष को मनोनीत करते हैं, तो लोकसभा का अध्यक्ष हमारा ऑप्शन ए सही होगा। अगला है 69 नंबर हमारा, लोकसभा अध्यक्ष को उनके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है यदि प्रधानमंत्री की संसदीय पद पर राष्ट्रपति द्वारा नहीं, यदि लोकसभा इस आशय पर प्रस्ताव पारित कर दे। बिल्कुल, लोकसभा के सदस्य को लोकसभा ही हटाएंगे, राष्ट्रपति नहीं हटाएंगे। राष्ट्रपति कहेंगे ये छोटा मोटा काम नहीं कर सकते, तुम लोग जाओ करो। लोकसभा में वोटिंग के दौरान पहले चरण में कौन मत नहीं डाल सकता? तो वोटिंग के दौरान मत नहीं डाल सकते कौन? अध्यक्ष।
अध्यक्ष वोटिंग नहीं करेंगे, जब टाई हो जाएगा तभी अपना वोट डालेंगे, ठीक है। तो अध्यक्ष हमारा ऑप्शन ए सही होगा। और आज का हमारा क्वेश्चन यही समाप्त होता है, और मिलते हैं नेक्स्ट अगले 70 क्वेश्चन आज हो गया, कल हम 71 से लेकर 140 तक करेंगे अपना दूसरा पार्ट। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।